और जिस बात का पूरी दुनिया को डर था वही हुआ। इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेबनान की सीमा के अंदर भेज दिया है। हालांकि इजराइल का यह कहना है कि यह बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस हैं और बिल्कुल सीमा से सटे इलाके में है, लेकिन बीती रात 2:30 बजे इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस और उससे पहले इजराइल के स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने लेबनान की सीमा में दाखिल होकर जबरदस्त तबाही मचाई है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इससे पहले अगर आप लगातार देखें जिस तरह इजराइल एक सोची समझी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को और ईरान के प्रॉक्सीज यानी ईरान के इशारे पर जो संगठन लगातार इजराइल को निशाना बना रहे थे, उनको चुन चुन कर ध्वस्त करने की एक रणनीति के तहत इजराइल कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले वो पेजर धमाके, और हम विस्तार से उन पेजर धमाकों के बारे में, वॉकी टॉकी के धमाकों के बारे में, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एयर अटैक्स जो हुए हैं और एयर अटैक्स जो ट्रिपल एच यानी एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास और तीसरी तरफ हूथी विद्रोही जो यमन में है, उनको जिस तरह से इजराइल ने निशाना बनाया। और एक साथ आप ये देखिए कि जो 5 दुश्मन एक तरह से इजराइल के हैं, हमास गाजा पट्टी में, हिजबुल्लाह लेबनान में, हूथी विद्रोही यमन में और सीरिया और इराक में जो शिया मिलिशिया हैं, ईरान के इशारे पर इजराइल पर हमला करने वाले शिया लड़ाके, उनको भी इजराइल ने निशाना बनाया। उसकी वायुसेना की शक्ति को आप उसका आकलन कीजिए कि बिल्कुल दुनिया को दिखाते हुए उसके लड़ाकू विमान उड़े, और एक या दो लड़ाकू विमान नहीं, उसके F-15s और F-15s काफी बड़े लड़ाकू विमान, अत्यंत शक्तिशाली बम वर्षक, उसके पास बमों की क्षमता। और आप अंदाजा लगाइए, गाजा पट्टी तो सटा हुआ है, बगल में है, वहां तो उसके F-16 विमानों से भी बमबारी हो जाती है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल हो जाता है। लेबनान के लिए भी F-15s का इस्तेमाल किया, और यमन जो लगभग 1800 से 2200 किलोमीटर दूर, निर्भर करता है किस दिशा से जाएं, तो 2000 किलोमीटर दूर जाकर बमबारी करना। तो कौन सा वो हवाई जहाज है इस तरह का लड़ाकू विमान जो 2000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता है, बमों से पूरी तरह से लैस। क्योंकि वायुसेना में विमानों के बारे में ये कहा जाता है कि या तो आप ज्यादा बम ले जाएं या ज्यादा ईंधन ले जाएं, तो उनका मिड एयर रिफ्यूलर उनके साथ, उनका एडवांस जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो उनके साथ, तो पूरे आकाश पर वर्चस्व पूरी तरह से इजराइल का। कोई खतरा नहीं कि कोई मिसाइल या कोई और लड़ाकू विमान या किसी और देश की कोई शक्ति उन्हें आके रोक भी सकती है या रोकने की हिम्मत भी कर सकती है। इजराइल ने इस तरह जाके जबरदस्त बमबारी की हूथी विद्रोहियों पर यमन में 2000 किलोमीटर दूर, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के लगातार कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इजराइल की रणनीति देखिए, इजराइल के जो ग्राउंड फोर्सेस है, इस समय इजराइल बोल रहा है बहुत लिमिटेड उसका इंकर्जन है लेबनान के अंदर, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा नहीं। इजराइल कह क्या रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को उसके देश पर सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला हालांकि दक्षिण से हुआ, गाजा पट्टी से हुआ, जब 2000 से ज्यादा गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादी उनके देश में घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई, 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और करीब 250 को बंधक बनाकर ले गए। और ये जो नृशंस हत्याकांड वहां पर हुआ, ये 2-3 दिन तक लगातार चलता रहा था। 8 अक्टूबर 2023 से ग्राउंड जीरो पर मैं उसे रिपोर्ट कर रहा था, अलग अलग किबूत्स में जाकर, सिड्रोट का इलाका हो या एश्कलोन का इलाका हो या पूरे दक्षिणी इजराइल का वो इलाका, हम लोगों ने वो ऑपरेशंस कवर किए थे। उसके बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसी। बमबारी के बाद गाजा पट्टी में उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च करना बहुत जरूरी था इजराइल के मुताबिक, वरना वहां पर हमास को ध्वस्त करना और अपने बंधकों को वापस लाना उनके लिए सक्षम न हो पाता। अब इजराइल देखिए पिछले 11 महीनों से, आप देखें तो 7 अक्टूबर को 1 वर्ष हो जाएगा, तो पिछले 12 महीनों से वो हमास को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाया है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी रणनीति अलग है। इजराइल की कोशिश यह है कि एक लिटरली रिवर है, एक नदी है वहां पर, लायन रिवर जिसे कहते हैं। इजराइल चाहता है कि 2006 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद यूएन रेजोल्यूशन आया था, और इसको जरा आप लिख लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए, यूएन रेजोल्यूशन 1701। उस यूएन रेजोल्यूशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह के लड़ाके
और हिजबुल्लाह के जितने भी वहां पर चाहे रॉकेट्स हो, बॉम्ब्स हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, जो उसके बेसिस हैं, वो सब लिटानी रिवर के उत्तर में चले जाए, उस पार चले जाए, ताकि एक लगभग 30 से 40 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाए। ये यूएन का रेजोल्यूशन भी है और इस क्षेत्र में केवल लेबनान की सेना हो या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरिम मिशन है लेबनान में और इजराइल के बीच बॉर्डर पर लिटनी रिवर के दक्षिण के पूरे क्षेत्र में केवल वहां पर या लेबनान की सेना हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, हिजबुल्लाह ना हो। अब तक इजराइल इसकी मांग करता रहा है 2006 का रेजोल्यूशन लागू किया जाए। अब इजराइल की मंशा संभवतः यही रहती है और ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स वो कई बार इसको कह भी चुके हैं कि उनकी कोशिश यही है कि हिजबुल्लाह इस नदी के इस पार ना हो। क्यों? ताकि वो लगभग 60 से 70 हजार इजरायली नागरिक जो उत्तरी इजराइल से विस्थापित हो चुके हैं पिछले 1 साल से, वो अपने घरों को सुरक्षित लौट जाए, ये उनकी मंशा है। और इसीलिए लगभग 3 ब्रिगेड्स, जो 7th ब्रिगेड है इजराइल की सेना की, उसका एक मिलिट्री ऑपरेशन पिछले करीब 10 दिनों से चल ही रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस के अलावा इस ब्रिगेड के कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ टैंक, कुछ बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ पैदल सैनिक स्पेशल फोर्सेस के अलावा ये भी दक्षिणी लेबनान के इस क्षेत्र में घुसे हैं, जहां पर उन्होंने न केवल एक फिलिस्तीनी स्ट्रॉन्गहोल्ड को निशाना बनाया है, अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड के कुछ लड़ाकों को निशाना बनाया है, इसके अलावा कोशिश उनकी लगातार यही है कि इस पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं, अगर वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बना सकते हैं नॉर्दर्न सेटलमेंट्स को नॉर्दर्न इजराइल में, तो वो होना पूरी तरह से बंद हो जाए। एक तरह से इजराइल की मंशा है कि वो बफर जोन बना दे। हिजबुल्लाह की स्थिति आप ये देखिए, हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा सेटबैक हसन नसरल्लाह का मारा जाना था। हसन नसरल्लाह जो पिछले 30 साल से हिजबुल्लाह का न केवल चीफ कमांडर था, बल्कि वो व्यक्ति जिसने हिजबुल्लाह को दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिशिया बनाकर खड़ा कर दिया था, और वो वे मिलिशिया जो ईरान के निशाने पर इजराइल जैसे अत्याधुनिक सैन्य शक्ति को से लोहा लेने की स्थिति में थी। लेकिन इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, और इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले सभी सीनियर कमांडर्स की एक सूची बनाई, फिर टैक्टिकल कमांडर्स की एक सूची बनाई, और फिर जब वो बात चली कि जब हसन नसरल्लाह ने कहा कि उनके कोई भी कमांडर्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके कमांडर्स केवल पेजर का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में एक फ्रंट कंपनी बनाकर ताइवान की एक कंपनी का नाम उस तरह से लेकर हंगरी बुडापेस्ट में उसका फ्रंट ऑफिस बनाकर कहा यह जा रहा है कि मोसाद की एक फ्रंट कंपनी के इशारे पर ये सभी पेजर बने, इनमें विस्फोटक डले, वो सारी जानकारी इजराइल के पास थी। न केवल किस तरह से कौन कौन टैक्टिकल कमांडर्स हैं, लेकिन वो पेजर जब सब दे दिए गए टैक्टिकल कमांडर्स को, कौन है ये टैक्टिकल कमांडर्स, कि जब सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर, जिसको अभी हाल ही में ध्वस्त किया गया बेरूत में दाहिए इलाके में, वहां से जब इशारा जाए तो वो टैक्टिकल कमांडर्स उन इशारों का पालन करके, चाहे रॉकेट अटैक करना है या मिसाइल अटैक करना है, या फिर जो इजराइल की इंटेलिजेंस का लगातार कहना था, जो लेफ्टिनेंट जनरल हजी हलेवी जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल के, उन्होंने कहा भी कि उनकी इंटेलिजेंस इनपुट ये थी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने निशाना बनाया था दक्षिणी इजराइल को, उसी तरह 7 अक्टूबर 2024 के आसपास हिजबुल्लाह के लड़ाके नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में जाकर, हाइफा के इलाके में जाकर, वहां से अंधाधुंध आतंक फैलाते, लोगों को मारते और फिर कुछ को बंधक बना के ले आते। तो ये रणनीति थी, ये साजिश थी, इसको उन्होंने नेस्त नाबूद किया उस पेजर ऑपरेशन और वॉकी टॉकी के जरिए। इसके 2 लाभ हुए इजराइल को। एक,
जो टैक्टिकल लीडरशिप है वो सारी न्यूट्रलाइज हो गई। टैक्टिकल लीडरशिप यानी जिसको आदेश मिलता है और वो आदेश का पालन करवाते हैं, चाहे वो मिसाइल कमांडोज हो, रॉकेट कमांडोज हो, वो पूरी तरह से आउट ऑफ ऑपरेशन हो गए। उनमें से कई अंधे हो गए, कई के हाथ पैर टूट गए, कई बहुत बॉडीली हार्म उनको हुआ है कि वो नॉट फिट फॉर वॉर, एक तरह से 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके नॉट फिट फॉर वॉर हुए। वो एक मेजर तबका आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया। लेकिन इजराइल इसी से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर फुआद शुक्र, वन ऑफ द टॉप कमांडर्स ऑफ हिजबुल्लाह, उसको जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया और फिर बकायदा एक सूची के तहत, और आप ये देखिए ना, नंबर 1 नाम टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह, उसको 85 टन, जो इजराइल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, 85 टन विस्फोटक और वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया कि वो जमीन से अगर 20-30 फीट नीचे उनके बंकर थे हसन नसरल्लाह, उनके परिवार और उनके कमांडर्स के, तो ये ऐसे बम हैं जो जमीन पर गिरने से फटते नहीं है। जमीन पर गिरने के बाद ये कई मीटर सुराग करते हुए बहुत तेजी से अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाके फिर फटते हैं। और ऐसा 1 या 2 या 3 ऐसे बम नहीं, 85 टन इस तरह के विस्फोटक उस पूरे क्षेत्र में, दाहिए के क्षेत्र में जहां पर ये हेडक्वार्टर्स था, वहां पर इनको ध्वस्त किया गया और हसन नसरल्लाह अपने कई टॉप कमांडर्स के साथ मारा गया। तो हसन नसरल्लाह नंबर 1 मैन हिजबुल्लाह का 30 साल से लीडर गॉन। फिर नाबील काउक, मिलिट्री कमांडर सदर्न लेबनान, गॉन। इब्राहिम अकील, रादवान फोर्स कमांडर। रादवान फोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो ऑफेंसिव फोर्स है हिजबुल्लाह की मिलिशिया की, वो ध्वस्त। फिर अली कराकी के बारे में शुरू में तो हिजबुल्लाह ने कहा नहीं वो जीवित है, लेकिन बाद में ये मान लिया कि अली कराकी भी मारा गया। मोहम्मद सरूर, जो ड्रोन यूनिट कमांडर, और ये सोचिए मोहम्मद सरूर एक बहुत टॉप का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेटर और कमांडर की यमन भेजा उसको हिजबुल्लाह ने कि हूथी विद्रोहियों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बाकायदा वो यमन में हूथी विद्रोहियों को वो सिखा कर आए। इजराइल ने पूरा ट्रैक किया, वो कब पहुंचा, कहां गया, क्या ट्रेनिंग दी, कब वो वापस लेबनान आया। बेरूत में जैसे ही उसने अपनी मीटिंग कर ली, पूरी ब्रीफिंग कर ली, अपने घर गया, 6 मंजिला इमारत में जिस मंजिल पर उसका घर था, जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसा तो वहां पर मिसाइल मार के उसको मौत के घाट उतारा। तो ड्रोन यूनिट कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया। फिर मिसाइल यूनिट चीफ इब्राहिम कुबैसी मारा गया। फुआद शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया। तो टॉप 10 कमांडर्स इस तरह से मारे गए हिजबुल्लाह के। कोई भी मिलिशिया हो, अगर उसकी पूरी तरह से टॉप रंग लीडरशिप खत्म हो जाए और उसके जो टैक्टिकल कमांडर्स हैं उनमें से 1000 से ज्यादा आउट ऑफ ऑपरेशंस हो जाए, फिर इजराइल जो लगातार बमबारी कर रहा है वो हिजबुल्लाह के जहां जहां मिसाइल्स के गोदाम हैं, जहां जहां रॉकेट के गोदाम हैं, जहां जहां वेपन डिपोज हैं, उनको टारगेट कर रहा है। इससे अफरा तफरी मच गई है पूरे हिजबुल्लाह में। सबसे शक्तिशाली मिलिशिया इसी को माना जाता था, लेकिन इजराइल ने एक साथ हमास को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह पे अफरा तफरी मच गई है, मतलब हेडलेस चिकन कहा जा रहा है कि वो हेडलेस चिकन की तरह ऐसे घूम रहे हैं, जो नया लीडर आता है उसी को इजराइल मार देता है। तो उसका इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन देखिए। एक और कोशिश है इजराइल की। हमास एक तरफ गाजा पट्टी में, हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम मिलिशिया लेबनान में। लेकिन लेबनान में केवल शिया मुस्लिम तो नहीं है, लिटनी रिवर के दक्षिण के इलाके में ये ज्यादातर शिया मुसलमान हैं, लेकिन उत्तर में सुन्नी भी हैं, ईसाई भी हैं, और लोग भी रहते हैं। और कोशिश यही है कि लेबनान की सरकार अब इस शिया मुसलमान इस मिलिशिया को आइसोलेट करे। ऐसा होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये इजराइल की कोशिश लगती है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो अभी हुआ है, लेबनान की सेना ने लिटनी नदी के दक्षिण और उसके आसपास के इलाके से और 4-5 किलोमीटर विड्रॉ कर लिया है, और ये जानकारी उसने इजराइल को भी दे दी है। ये इजराइल के मीडिया में अब खुले तौर पर ये खबर आ रही है, यानी ये संकेत लेबनान की तरफ से साफ हो गया है। लेबनान की सेना जब विड्रॉ कर रही है एक लाइन तक, यानी ये लड़ाई लेबनान और इजराइल के बीच नहीं, ये लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है। लेकिन इजराइल ने एक साथ जब हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी विद्रोहियों को और सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया को टारगेट किया है, वो ये दिखाने की कोशिश की है। और जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरे मध्य पूर्व में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां वो ध्वस्त नहीं कर सकते अपने दुश्मनों को। और जिस तरह से इस्माइल हानिये को
ईरान की राजधानी तेहरान में, वो भी राष्ट्रपति भवन परिसर में मारा गया जब वो नए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के स्वेरिंग इन के लिए गए हुए थे। ये दिखाता है कि ईरान की राजधानी तेहरान का राष्ट्रपति भवन परिसर भी सुरक्षित नहीं है और वहां पर भी मुसाद यानी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी घात लगाकर हमला कर सकती है। और इसीलिए जब हसन नसरल्ला को मारा गया, जब हूथी विद्रोहियों पर एयर अटैक्स हुए, उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतोल्ला अली खamenei, उनको एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। क्या ईरान पलटवार करेगा? जो देश पलटवार करता है वो इस तरह छिपकर अपने लीडर को छिपा नहीं लेता है। इसका मतलब क्या ईरान में अब पलटवार करने की शक्ति और क्षमता नहीं है? जो संकेत आ रहे हैं वो अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर कहा है कि ये जो लड़ाई है ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में है, इसमें ईरान सीधे दखलंदाजी न करे। अमेरिका भी अतिरिक्त सैन्य बल अभी मेडिटेरेनियन सी में और तैनात कर रहा है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां वैसे ही हैं। अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें और दागी जाती हैं, जो एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए हो सकता है। अगर हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलें से हाइफा को या टेल अवीव को या जेरूशलम को निशाना बनाता है तो ये इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन इजराइल का, चाहे वो आप आयरन डोम सिस्टम की बात करें या डेविड स्लिंग सिस्टम की बात करें या एरो मिसाइल डिफेंस शील्ड की बात करें, उस सबसे इजराइल अपनी खुद सुरक्षा तो कर सकता है, लेकिन अमेरिका भी अपने युद्धपोत वहां पर और ले आया है ताकि मिसाइलों से इजराइल की सुरक्षा की जा सके। लेकिन इस पूरे संदर्भ में अगर आप देखें तो पूरे मध्य पूर्व में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।